नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन के साथ विभिन्न संस्थाओं की मीटिंग जगह जगह पर चल रही है। इन मीटिंग्स का प्रोग्रेस, इन मीटिंग्स का अपडेट भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में फिटमेंट फैक्टर के व्यवधान को लेकर के एक जानकारी सामने आया है, जिसको चर्चा करना बेहद जरूरी है। क्या दोस्तों आप भी मानते हैं कि नीचे लेवल के कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए और ऊपर लेवल के कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर कम होना चाहिए, ताकि जो व्यवधान है, जो रेशियो है, वो एडजस्ट हो सके, वो रेशियो जो गैप है वो कम हो सके। इसको लेकर के एक अहम जानकारी साझा करूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपका भी पीपीओ स्पर्श ने आधा अधूरा निकाला है? आपको जानकारी होनी जरूरी है। आज एक पीपीओ दिखा के आपको समझाऊंगा कि कैसे पीपीओ तो निकल गया, पेंशनर्स को फायदा भी मिल गया, लेकिन आधा अधूरा ही पीपीओ है। जी हां, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्या नोशनल इंक्रीमेंट के फायदा देने को लेकर के पीसीडीए खुद ही कंफ्यूज है? इसको लेकर भी आगे जानकारी साझा करूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी जून 2026 के महीने में एक केस का जजमेंट आया है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम जजमेंट है। जी हां दोस्तों, इसको लेकर भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, क्या आपका पीपीओ भी स्पर्श ने आधा अधूरा ही निकाला है? मिलेगा केवल आधा फायदा। जी हां, अगर आपका भी पीपीओ स्पर्श द्वारा आधा ही निकाला गया है, अधूरा ही निकाला गया है, तो आपको फायदा भी अधूरा ही मिलेगा। जी हां, इसको लेकर के आपको पीपीओ देख के समझना पड़ेगा। चलिए पीपीओ दिखाता हूं। अब दोस्तों, ये स्पर्श द्वारा निकाला गया कोरिजेंडम पीपीओ देख पा रहे हैं, जिसका सीरियल नंबर 9 है। अब ये नायक रैंक के वाई ग्रुप के पेंशनर हैं, जो 2006 के अक्टूबर के रिटायरी हैं। अब देखिए, इनका लेंथ ऑफ सर्विस 16 साल से ज्यादा होने की वजह से इनको एमएसपी हवलदार लागू था। इनका सर्विस 21 साल 11 महीना 11 दिन है। अब इनको एमएसपी हवलदार लागू करते हुए ये पीपीओ निकाला गया है, लेकिन कैसे इनको आधा अधूरा ये पीपीओ है और कैसे इनको आधा अधूरा ही फायदा मिलेगा, वो आगे बता देता हूं। ये देखिए, ये यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनका पे लेवल एडजस्ट हो चुका है। जी हां, इनका पे लेवल जो है, पे लेवल L5 हो गया। ये देखिए, पे लेवल L5 हो गया, यानी कि हवलदार का पेमेंट इनका एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन आगे देखेंगे तो आगे यहां पर आपको डिटेल्स दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, इनका पे लेवल जो है हवलदार कब से किया गया, यहां पर से आपको पता चलेगा। एक तो रिवीजन इनका जुलाई 2019 से जून 2024 तक का यहां हो गया, फिर जनवरी 2016 से जून 2019 तक का, इससे पहले का रिवीजन ये हो गया। फिर आगे जुलाई 2014 से दिसंबर 2015 तक का भी हो गया। ठीक है, उसके आगे इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट वगैरह का भी है, ये भी जुलाई 2024 से है, ये भी जुलाई 2019 से है, ये डिसेबिलिटी एलिमेंट का है। ठीक है, फिर ये देखिए, जनवरी 2016 से जून 2019, जुलाई 2014 से दिसंबर 2015, आगे फिर जुलाई 2024 से फॉर लाइफ अभी जो चल रहा है। यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका कुल मिलाकर के जो रिवीजन शुरू किया गया जुलाई 2014 से किया गया है। यानी कि जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेकर के जून 2014 तक का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इसका कोई हिसाब किताब ही इस पीपीओ में नहीं है, और इसीलिए ये पीपीओ इनकम्प्लीट है। अब आगे देखिए, ये पीपीओ निकला कब था? ये पीपीओ अभी हाल फिलहाल का ही है। ये देखिए, आगे भी आप देखेंगे तो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू कर दिया गया है, लेकिन इसी पीरियड का हुआ है, इसी पीरियड का हुआ है, इससे पहले का नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिर आगे देखिए, इनका सब कुछ, ये देखिए, हवलदार ग्रेड में पहले नो एमएससीपी था, फिर हवलदार ग्रेड दे दिया गया, सब कुछ ठीक है। और ये जनवरी 2026 का पीपीओ है, देख लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं, अब इनको जो फायदा दिया गया, इनको फायदा तो मिल गया, अच्छा खासा एरियर भी मिल गया, लेकिन अगर ये पेंशनर केवल उतने में ही चुपचाप रह जाएं तो इनको नवंबर 2006 से, क्योंकि अक्टूबर 2006 के ये रिटायरी हैं, नवंबर 2006 से लेकर के जून 2014 के बीच का भी जो डिफरेंस का अमाउंट, नायक और हवलदार का पेंशन में से जो डिफरेंस का अमाउंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। आधा अधूरा हुआ ना ये रिवीजन, और आधा अधूरा ही फायदा मिला पेंशनर को। तो इस तरीके का अगर आपके साथ भी हुआ है तो आपको आपकी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। अब इन पेंशनर को गाइड कर दिया गया है, इनको सब कुछ समझा दिया गया है, कैसे क्या लिखना है, क्या करना है। इनको बचा हुआ पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप जागेंगे तभी मिलेगा। इसलिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और अगली जानकारी है 8 सीपीसी के साथ मीटिंग हुई और अलग अलग
फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा 2.92, 3.50, 3.80 का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, पे कमीशन देश के विभिन्न राज्यों में जाकर के मीटिंग कर रहा है। तो ऐसे में हैदराबाद में जो मीटिंग हुई थी उसका एक अपडेट सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला अपडेट है। पहले उस लेटर को देखेंगे जो अपडेट सामने आया है उस लेटर को, उसके आगे फिर जो रेशियो बनता है, ये जो फिटमेंट फैक्टर्स अगर इंप्लीमेंट किया जाए अलग अलग पे लेवल को, तो किस तरीके से मिनिमम पेमेंट लेने वाला और सबसे मैक्सिमम पेमेंट लेने वाले के बीच में जो डिफरेंस है उसका रेशियो कैसे बढ़ जाता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले लेटर देखते हैं। अब दोस्तों, ये इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने 29 मई 2026 को ये प्रेस रिलीज जारी किया है। अब देखिए, इस प्रेस रिलीज में क्या महत्वपूर्ण बात है जो कहीं ना कहीं बेहद ही गंभीर है। हम सबको इसका विरोध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, दिखाता हूं मैं आपको। इन्होंने जो मांग की है और बकायदा ये पे कमीशन के साथ बैठ करके डिस्कस करके चर्चा करके अपनी मांग सबमिट कर चुके हैं। देखिए, इन्होंने जो मांग की है, इन्होंने मांग की है कि पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 6 तक इनको जो है 2.92 का इन्होंने फिटमेंट फैक्टर बनाया है इनके कैलकुलेशन के हिसाब से। आगे इन्होंने कहा 7 और 8 के लिए इसके साथ 1.2 पता नहीं किस तरीके से गुणा कर दिया, फिर 3.50 का फिटमेंट फैक्टर निकाल दिया है। उसके आगे फिर पे लेवल 9 से 12 तक के लिए इन्होंने 3.80 का फिटमेंट फैक्टर बनाया है। यानी कि जैसे जैसे पे लेवल ऊपर वैसे वैसे फिटमेंट फैक्टर की भी बढ़ोतरी। और अगर इस हिसाब से, इस लिहाज से केवल आगे पूरे 18 तक पे लेवल है, 12 ना करके अगर 18 भी कर दिया जाए तो ये जो पे लेवल की वजह से जो डिफरेंस होगा ये बहुत ही गंभीर जो है कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। कैसे, वो आगे समझाऊंगा। चलिए, इसके साथ साथ इन्होंने और भी कई सारे डिमांड किए हैं। जो एमएससीपी है वो 1 जनवरी 2006 से सिविल पेंशनर को भी मिले। इस तरीके के और भी कुछ हैं, और भी महत्वपूर्ण कुछ डिमांड है। लेकिन सबसे जो गंभीर मसला है ये फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। चलिए, अब इसकी वजह से क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको समझते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, इन्होंने जो अभी फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला सुझाया है पे कमीशन को, इन्होंने जो सुझाया है, सबसे मिनिमम जो पेमेंट आज के डेट में 7वें पे कमीशन में 18,000 है और 18,000 पेमेंट लेने वाले के लिए इन्होंने फिटमेंट फैक्टर सुझाया है 2.92। ठीक है, अब 2.92 के हिसाब से 18,000 लेने वाले का कितना बनेगा अगला, 52,560 या उसको राउंड ऑफ करके 52,600 इतना बन रहा है। अब देखिए, लेकिन जो पे लेवल 18 वाले को आज के डेट में मिलता है वो कितना मिलता है, वो 2,50,000 मिलता है। इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट देखना पड़ेगा। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। ये रहा चार्ट, ये 7वां पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है दोस्तों। जो मैंने अभी लिया ये वाला लिया मिनिमम, सबसे कम पे लेवल 1 यानी कि पे लेवल 1 वाले का मिनिमम पेमेंट कितना है 18,000 और पे लेवल 18 वाले का, ये देखिए 18 वाले का कितना है 2,50,000। तो इसी को अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ये इस मैट्रिक्स के हिसाब से आज के डेट में पेमेंट मिलता है। तो अगर इसी की हम बात करें यहां पर, जो अभी मैं आपको समझा रहा था वो यूं था कि अब ये जो जिनको 18 नंबर पे लेवल वाले को जिनको 2.5 लाख रुपए मिलता है उनका और 18,000 रुपए जिनको मिलता है आज के डेट में, दोनों का रेशियो क्या है। रेशियो मतलब ये होता है अगर सबसे कम मिलने वाले को 1 रुपए मिल रहा है तो सबसे ज्यादा मिलने वाले को 13 रुपए 99 पैसे मिल रहे हैं। देख लीजिए, ये है रेशियो। यानी कि लगभग 14 लोगों की, सबसे कम पेमेंट लेने वाले 14 लोगों की जितनी कमाई होती है, जितना पेमेंट होता है, उतना सबसे मैक्सिमम लेने वाले के एक अधिकारी की होती है। तो वो है रेशियो आज के डेट में 7वें पे कमीशन के समय पर। लेकिन अब फिटमेंट फैक्टर क्या सुझाया गया है, उन्होंने फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा वालों का मांग किया है 3.80। इवन वो तो 12 लेवल तक का ये है, हो सकता है 12 से 13 से लेके आगे वालों का ले और भी ज्यादा मांग करे ये। लेकिन चलिए हम 3.80 के हिसाब से ही करते हैं। तो जो 3.80 इसमें लग जाएगा 2.5 लाख में, तो उनका तो पेमेंट ये बन जाएगा। और ये में अब रेशियो देखिए 1/18.08, मतलब 1 के साथ 18 हो गया। जो पहले 14 के आसपास था वो जाके 18 बनता है। तो इस तरीके से ये जो गैप है, ये जो व्यवधान है, ये जो रेशियो है, ये बढ़ जाता है, जो कि कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए।
आखिर एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना का रेशियो होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1/10 का। क्योंकि चलिए, अधिकारी जो आते हैं काफी क्वालिफाइड होने के बाद आते हैं, काफी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद, कई सारे टफ एग्जाम्स यूपीएससी वगैरह क्लियर करके आते हैं। तो उनको अगर कोई बोले कि बराबर में रखो तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगी। लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये जो रेशियो है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम का कितना होना चाहिए, ये मेरा अपना अपना एक आइडिया बता रहा हूं, अपना जो अंदर से आया वो बता रहा हूं। ये अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं, ये तो छोड़िए, आज ये हो रहा है और ये जो मांग इन्होंने रखी है IRSTO वालों ने, वो तो ये बनाएगा रेशियो। तो कहीं ना कहीं ये लागू नहीं होना चाहिए, सबके लिए फिटमेंट फैक्टर एक बराबर कम से कम तो होना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। और खैर, मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर रेशियो कम करना है तो ये है सबसे बढ़िया। कम से कम पेमेंट ले रहा है उसको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दो फिर, और जो ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं उनको कम फिटमेंट फैक्टर दो। जो आज का रेशियो है वो जाकर के ये बन सकता है जो अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको समझाया। तो आप क्या समझते हैं? क्या आप सहमत हैं? वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगली जानकारी है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला। इस जज्बे को नमन। जी हां, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी फैमिली ने लड़ाई लड़ी और पेंशन हासिल करने की ओर आगे बढ़ गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है वो बेहद ही अहम है, बेहद ही ऐतिहासिक है। चलिए जजमेंट देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, एक आदेश का कॉपी देख पा रहे हैं, ये अभी जून 2026 का ही आदेश है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर के ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक आदेश है दोस्तों। ये एक कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उनकी वाइफ ने ये लड़ाई लड़ी, नीचे वाले कोर्ट में न्याय ना मिलने के बाद माननीय हाई कोर्ट, उसके बाद आगे जाकर के अब सुप्रीम कोर्ट तक जब मसला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं न्याय देने का काम किया है दोस्तों। ये एक कैजुअल लेबर जो होते हैं, उनके फैमिली जो है, जो वाइफ हैं, उन्होंने पेंशन को लेकर के क्लेम किया। तो उनके डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कहानी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मना कर दिया कि वो एक कैजुअल गार्ड थे, वो गार्ड की नौकरी करते थे, कैजुअल लेबर थे, तो इस वजह से उनको पेंशन लागू नहीं है। ये मसला माननीय ट्रिब्यूनल में चला, फिर माननीय हाई कोर्ट में चला और आखिरकार जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सालों बाद पेंशनर के फेवर में माननीय कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ये बहुत ही अहम और ऐतिहासिक जजमेंट है दोस्तों। जितने भी कैजुअल लेबर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं या जिनको परमानेंट कर्मचारी नहीं माना जाता है, उसके संदर्भ में ऐसे कर्मचारी के मृत्यु हो जाने के बाद उनके पेंशनर द्वारा इतना बड़ा केस लड़ना, धैर्य के साथ आगे बढ़ना और न्याय हासिल करना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और जितने भी बाकी ऐसे कर्मचारी हैं या ऐसे उनके घर वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम ये माननीय कोर्ट का जजमेंट कर सकता है दोस्तों। तो चलिए, माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसका आखिरी वाला पोर्शन देखते हैं। ये देखिए, ये 1 जून 2026 का जजमेंट है और ये जजमेंट में माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, ये देखिए। द रेस्पोंडेंट्स आर accordingly directed to compute and release the pensionary and consequential retirement benefits payable to the appellant in accordance with law within a period of 3 months from the date of this judgment. In case of default, interest at the rate 6% per annum from the date of actual till accrual till disbursement shall be payable to the appellant. ये देखिए, 1992 से लेकर के ये केस आगे बढ़ा और अभी जाकर के न्याय मिला और कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये न्याय दिया गया और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक आदेश है दोस्तों। कैजुअल लेबर के घर वालों को भी फैमिली पेंशन ग्रांट करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जजमेंट दिया गया है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर पीसीडीआ कंफ्यूज हो गया है, कल डीए भी रोक देगा क्या? जी हाँ, ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, पीसीडीए सही में कंफ्यूज हो गया है। चलिए एक सीपी ग्राम्स का जवाब आया है, उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये एक पेंशनर ने नोशनल इंक्रीमेंट पर मेरा डिसेबिलिटी एलिमेंट आपने नहीं बढ़ाया ऐसी मांग करते हुए ये ग्रीवेंस डाला था सीपी ग्राम्स में, जिसका जवाब जो पीसीडीए की तरफ से आया है, जो कि बेहद चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या पीसीडीए कंफ्यूज है, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट से क्या बढ़ता है, बेसिक पेंशन बढ़ता है। अब बेसिक पेंशन बढ़ता है तो डिसेबिलिटी एलिमेंट क्यों नहीं बढ़ेगा? डिसेबिलिटी एलिमेंट का रूल है
वो आपका सर्विस एलिमेंट का ही एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा। मान लीजिए आपका 50% डिसेबिलिटी है, तो आपका जितना सर्विस एलिमेंट है, मान लीजिए आप 10,000 रुपए बेसिक पेंशन लेते हैं, आप 50% डिसेबल्ड हैं, तो आपका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट होगा उसका 30% यानी कि 3,000 रुपए होगा। तो नोशनल इंक्रीमेंट लागू होकर के अगर आपका बेसिक जो सर्विस एलिमेंट है वो अगर 10 के बजाय 12,000 हो जाए, तो क्या डिसेबिलिटी एलिमेंट 3,000 का 3,000 रहेगा? ये किस तरीके का बेतुका जो है जस्टिफिकेशन है। चलिए देखिए क्या जवाब दिया गया है। इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिविजन ऑफ सर्विस पेंशन, नॉट फॉर डिसेबिलिटी एलिमेंट। Accordingly, your service pension revised correctly by corrigendum PPO number so and so, a copy of the same is enclosed। क्या इसके लिए पेंशनर्स को दोबारा से कोर्ट केस करना पड़ेगा, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लाना पड़ेगा? कहीं ना कहीं दुखद है। तो मान्य कोर्ट का जो जजमेंट है उसका गलत मतलब निकालते हुए इस तरीके का जवाब पीसीडीए द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सर्विस एलिमेंट रिवाइज हो गया तो सर्विस एलिमेंट से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं वो तो रिवाइज होने कल को तो आप फिर यही बता दोगे कि इसमें जो आपका नोशनल इंक्रीमेंट से जो बेसिक बढ़ा उसके ऊपर डीए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से बेसिक पे बढ़ गया, बेसिक पेंशन बढ़ गया, तो उस पेंशन से जुड़ा हुआ डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से डीए मिलता है वैसे ही डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बेसिक के साथ जुड़ा हुआ एक एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं यह जवाब दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन पेंशनर का या ऐसे जितने भी पेंशनर हैं उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी सर्विस एलिमेंट की बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ोतरी दिया जाना चाहिए। यह मुद्दा अगर कोर्ट में गया तो पेंशनर के फेवर में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर पेंशनर को क्यों कोर्ट जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसीडीए को अपने आप ही डिसेबिलिटी एलिमेंट भी इंक्रीज करके पेंशनर्स को देना चाहिए। यह मेरा राय है। आप क्या मानते हैं दोस्तों? जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।